टॉपिक बता लोगों को आज है क्या बताया गया है। सर ज्वालामुखी। हाँ, ज्वालामुखी और भूकंप बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लग रहा है आप लोग पढ़कर भी आए होंगे, है ना। लेकिन जो टॉपिक ये है और आज ये सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे डिटेल से, है ना। तो हमें उम्मीद है आप लोग अपना उत्तर दे देंगे। तो एक क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी पूछा जाता है, लेकिन आपको ज्वालामुखी और भूकंप के पहले बताने के पहले कहीं दूसरी जगह आपको ले चलेंगे, है ना। आपको एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, नाम सुना होगा, है बहुत फेमस है। जब तक उसे आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा भूकंप कैसे आते हैं और ज्वालामुखी कैसे आते हैं। हालांकि सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिर वोल्केनो या अर्थक्वेक, ये सीक्वेंस होता है। ये जीने पे चढ़ना तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जंप करा दें यहाँ से, तो ये बात समझ नहीं पाएंगे तो बताए यहाँ जीने है कि नहीं। तो सबसे पहले ये पढ़ा है तो आपको बता देते जनरली, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, ठीक। भूकंप कैसे आते हैं, कहाँ स्टार्ट होते हैं, कारण क्या है ना। तो तमाम सब प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, आप समझिए जो आप पढ़कर आए हैं। जहाँ पर समझ नहीं आता है सीधे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। जैसा भी सवाल आपके दिमाग बनता है सही बात आप बताइए, समझिए आपको समझ, ठीक। चलिए देखिए, जैसे हम जैसे पृथ्वी को देखते हैं, सिंपल सी बात, तो देखते हैं और देखने में कुछ और दिख रही है लेकिन ये है कुछ और, ठीक। तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था तो अर्थ हमारी 3 भाग बटी हुई है, 1 2 3। इसे क्या बोलते हैं, ये क्रस्ट वाला पार्ट है जो ऊपर देख रहे हैं आप, उसके नीचे मेंटल वाला पार्ट है और ये आप क्या है क्रोर कहिए या कोर कहिए। और सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा डेंसिटी और दाब भी यहाँ पर होगा। कहने का मतलब तीनों पार्ट जो देख रहे हैं आप, इनका घनत्व अलग है, घनत्व अलग है और भार केंद्र का अलग है। तो पृथ्वी हमें जो घूम रही है आप देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। अच्छा घूम रही है तो तीनों पार्ट साथ में घूमते होंगे या अलग अलग, जैसे हम पेन को मोड़े ऐसे घुमाते हैं, ठीक। सबका डेंसिटी बराबर है तो चारों बराबर घूमेंगे, अलग अलग है तो अलग घूमेंगे। कहने का मतलब हमारा तो क्रस्ट का घूमने का तरीका है, मेंटल का है, क्रोर का, ठीक। इनकी स्पीड अलग अलग है, समझना हमारी बात। इनकी स्पीड, इसकी स्पीड अलग है, इसकी अलग है, तो दोनों की स्पीड अलग है। जैसे हमारे दो हाथ समझिए आप, देखिए ये दोनों हाथों को ऐसे घुमाए ऐसे, है ना, तो कोई घर्षण उत्पन्न हो रहा है नहीं। पृथ्वी मान लीजिए इसे, अब इसको ऐसे घुमाए हम इस प्रकार से तो बीच में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। वही कारण यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जब ये ऐसे घूमती इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो ये जो क्षेत्र आप बीच में देख रहे हैं यहाँ घर्षण उत्पन्न होता है। और जानते हैं जो घर्षण बल, कहीं भी घर्षण बल तो लगता है वो क्या उत्पन्न होता है, ताप। आप कहीं पर अपना हाथ घिसते रहिए, ठीक, कुछ समय बाद देखते हैं जो उसको उत्पन्न हो जाती है ना, ये गर्म हो जाती है ताप। और ताप होगा तो वहां से ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा को निकलने के लिए भाई कोई स्थान चाहिए। जितना हम कुकर को पानी भरकर गर्म करते हैं, वायु होता पानी तो ऊष्मा उत्पन्न होती कहाँ निकलती है, सीटी के द्वारा निकलती है। इसको ना निकाला जाए तो कुकर ढक सकता है ना। उसी प्रकार जो ऊष्मा निकलती कैसे है यही आपको समझना है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ टेम्परेचर इतना हो जाता है, ये मटेरियल देख रहे हैं
ये द्रव अवस्था में आ जाता है। क्या हो जाता है? ये द्रव अवस्था में है और इसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो, अरे समझ लीजिए आप लोग। और ये द्रव अवस्था में तो कह सकते हैं जो हमारी क्रस्ट है ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरती है। जिस प्रकार पानी भरा हो उस पर आप कागज के ऊपर डाल दे तैरता है, या पानी के ऊपर आप थाली रख दीजिए, है ना। थाली कैसे रखेंगे? ऐसे, ऐसे नहीं रखेंगे तो डूब जाएगी। ठीक ऐसे रखेंगे तैरते। उसी प्रकार जो ये क्षेत्र देखते हैं आप, ये द्रव अवस्था में है, उसी के ऊपर एक क्रस्ट आपका तैरता है। ये बात समझ में आ गई? अब ये डायग्राम को देख लीजिए। ये मान लेते हैं आपकी है, ये ऊपरी भाग वो क्रस्ट आपका हो गया। क्रस्ट, क्रस्ट का एक और नाम होता है लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथो मीन्स क्या होता है? पत्थर। क्या बोलते हैं? पत्थर। एक देखा होगा लिथोट्राप्सी कराई जाती है, जैसे किडनी में स्टोन होता है, लिथोट्राप्सी कहते हैं। उसका मतलब होता है किडनी के, जो किडनी के अंदर जो आपका स्टोन है कैल्शियम आर्जिनेट, उसको छोटे टुकड़े तोड़ देना, उसे लिथोट्राप्सी कहा जाता है। ऐसे इसका नाम होता है, मैंने कहा बोला इसको कह सकते हैं, इस भाग को लिथोस्फीयर। ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। उसके नीचे मैंने बताया ये आपका है इसे कहा जाता है आपका स्टेनोस्फीयर। तो क्रस्ट हमारी है, इसके ऊपर तैर रहे हैं। तो तैरने का मतलब किस अवस्था में होगा ये? भाई कोई चीज कहाँ तैर सकती है? तैरने की बात आएगी, द्रव होगा हमारा। तो कहने का मतलब क्रस्ट के नीचे जो भाग है द्रव अवस्था है, उसे बोलेंगे स्थिरोस्फीयर, या हिंदी बोलते दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या बोलेंगे? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो द्रव अवस्था में है क्या? ये आपका मैग्मा है। क्या बोलेंगे इसे? तो यही मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आ जाता तो क्या कहते हैं इसे? है लावा का, सिंपल सी बात है। ठीक, अब जो आपका ये मैग्मा है, मैग्मा क्रस्ट को तोड़ के कैसे ऊपर आएगा? जब आएगा किस प्रोसेस, कौन सी क्रिया होगी, उसको इसको कहते हैं भूकंप, और उसे ज्वालामुखी का फटना। आगे बात समझिए आप। अब डायग्राम समझ लीजिए पहले पूरी बात। ठीक, कई डायग्राम है, जैसे ये आपकी अर्थ है और ये क्रस्ट है। और क्रस्ट कई भाग में टूटी हुई है। ये 7 भाग में टूटी हुई है। यही 7 परतें आपकी हैं। 7 कह सकते हैं प्लेट है। कितनी प्लेटें हैं? कहने का मतलब जो हमारे क्रस्ट वाला पार्ट वाला है, क्रस्ट कितने भाग में टूटा हुआ है? 7 भाग में। तो 7 हमारी क्या हो गई? ये बड़ी प्लेटें हो गई, बाकी छोटी प्लेटें हैं। ठीक, अब प्लेटों में ये अलग दरार बनी कैसे? ये देखिए आप, तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं बता, ये आपका मैग्मा, ये मैग्मा आपका। बस हम इस मैग्मा को पृथ्वी की सतह के ऊपर निकाल दें, आप लोग समझ जाओगे कि ज्वालामुखी कैसे आएगा, उसी में भूकंप समझ लें, दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, ज्वालामुखी का बड़ा संबंध है आपका भूकंप से। ठीक, आप कैसे निकालेंगे और ये समझ जाएंगे, ध्यान से समझना आपने। ठीक है, तो डाटा बदला बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारी एक प्लेट है, कंसंट्रेट हो जाएगा। प्लेटें मैंने क्या बताया? 7 प्लेटें है ना। दूसरी प्लेट वाली है, इसी मान लेते हैं दूसरी प्लेट लगी हुई है, कोई भी प्लेट है। ठीक, इसे बोलेंगे लिथोस्फीयर। अब इसके तली में आपको क्या बताया गया?
ये आप गर्म अवस्था में है, इसे स्थिरोष्म कहते हैं। पूछा भी जाता है पृथ्वी की सतह के नीचे ज्वालामुखी का उद्गार या कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन मिलता है दुर्बलता मंडल। ठीक, क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलेंगे या बोलेंगे स्थिरोष्म कहा जाता है। ये तो सिंपल। अब आपको ही पता है कि प्लेट टेक्टाइल सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिया है, ये बताया कि प्लेटें हमारी मूवमेंट कर रही हैं, ये जगह स्थिर नहीं है, वो हमेशा वो चलती रहती है। अब इधर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है। और आप इसीलिए देखते भी हैं हमारा जो भारतीय प्लेट जो है, ठीक है, वो यूरेशिया के रूप के नीचे जा रही है। इसीलिए आपका माउंटेन जो है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई क्या हो गई है? अधिक हो गई है। जबकि उसकी ऊंचाई क्या होना चाहिए? कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ताप की वृद्धि हो रही है, ऊपर बर्फ को गलना चाहिए, उसकी ऊंचाई कम होना चाहिए ना। एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, इससे पता चल रहा है कि जो भारतीय प्लेट है वो यूरोप के नीचे जा रही है, वो ऊपर पूरा यूरोप उठ रहा होता है। अब ये प्लेटें हैं, ये हमारा बना मैग्मा है। ये आपका मैग्मा। अब जो मैग्मा बनेगा, यहाँ पर प्लेटें चल रही है। अब हमारी जो ये प्लेट है, देखिए ये प्लेट इस प्रकार थी, ध्यान रखना जो प्लेट नीचे होगी वो सागरी प्लेट होती है। सागरी प्लेट भारी होती है। ठीक, कैसी होगी? ये आपकी सागरी प्लेट होगी, ध्यान रखना कैसी? सागरी। अब ये कैसे आपकी होगी? ये सागर है और दूसरे स्थल भाग है, तो ये स्थिर प्लेट हो जाएगी आपकी। अब ये भारी क्या होती है? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, भारी चीज हमेशा नीचे रहती है ना। तो ये प्लेट इसके नीचे आएगी। ठीक, तो हो गया क्या? तो प्लेट का ये भाग है, ये वाला, ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने तो ये सागरी प्लेट है, तो यहाँ टेम्परेचर होता है आपका लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस, है ना, तापमान होता है। तब ये प्लेट गलना स्टार्ट करेगी, तो प्लेट ये गलने लगेगी यहाँ से। तो यहाँ पर द्रव आपका भरा है, द्रव का मतलब यहाँ पर पानी है, ये पानी है नहीं, ये कहाँ जाएगा? ये इसी के साथ अंदर आ जाएगा। जब पानी अंदर आ गया, ठीक, यहाँ मैग्मा है, मैग्मा का जो टेम्परेचर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी क्या होगा? बॉयल भी होगा। जब बॉयल होगा, ज़्यादा मात्रा में गैस बनेगी। जब गैस बनेगी यहाँ ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, और यहाँ पर गैस बनने का बड़े बड़े चैम्बर बन जाते हैं, इन्हें बोला था मैग्मा चैम्बर। क्या बोलेंगे? मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। मैग्मा जो आपको बता रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से चैम्बर बन जाएंगे, और इसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व भी है, वो भी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जाएगी कहाँ पर? तो अब ये लिखा है इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा, इस प्लेट को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। पहले हमारा लावा देखिएगा, ये जो प्लेट है ये की जगह पर कमजोर है। क्या है कि जगह पर, जैसे ही आपका रूम है, इसके अंदर दाब भर दिया जाए, तो दीवार कौन सी पहले फटेगी? जो दीवार पतली होगी वो दीवार फट जाएगी। उसी प्रकार जो पृष्ठ है ये, जो पतली होगी वहां पर दबाव पड़ेगा, तो कैसे हो जाएगी? इस प्रकार ये पृष्ठ जो पृष्ठ वाला भाग जो काट है ऐसे हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। अब ये आपका नीचे है आपका,
ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो ऊंचा वाला भाग बना इसे क्या बोलेंगे, महाद्वीप, महाद्वीप बन गए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जल। तो जल, ये आप देख रहे दो चीज का निर्माण हो गया इससे। ये तो महाद्वीप आपके बन गए और ये क्या बन गए, महासागर। क्लियर। अब जहां पर ये पतली पर देखेगा, ये मैग्मा क्या करेगा, पृष्ठ को तोड़ करके ऊपर आएगा। इस प्रकार से जब ये आएगा, इतनी मोटी क्रस्ट तोड़ेगा, ठीक, तो पूरी पृथ्वी हिल जाएगी, नहीं हिलेगी, पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। एक छोटा सा गोला हम लगाते हैं तो शायद काफी दूर सुन लेते हैं, 100, 200, 300, 400 मीटर सुन लेते हैं। लेकिन जब ये 100 किलोमीटर मोटी, 200 किलोमीटर मोटी ये क्रस्ट को तोड़ेगा, ठीक है, तो पूरा पृथ्वी हिल जाती है। और जब ये बाहर निकलेगा तो पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी हिल जाएगी। जब पृथ्वी हिलती है तो वहां से तरंगे उत्पन्न होती, वही आपकी भूकंपी तरंग। इस प्रकार भूकंप बनता। अब बात बनती है जो यहाँ पर बन रहा है, इसे बात क्या कहा जाता है, पूछा गया था, इसे कहते हैं बेली ऑफ जोन कहा जाता है। बेली ऑफ, ये क्वेश्चन में पूछे आते हैं, ठीक, बेली ऑफ जोन। तो आपको सारा ऐसे डायग्राम बना के मैं इसको दिखाना पड़ेगा। तो ये मैग्मा कहाँ जाएगा, सतह के ऊपर आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब लावा क्या करेगा, इस प्रकार से सतह के ऊपर इधर दोनों तरफ जमा हो जाएगा, जमा हो गया। ये हमारा ज्वालामुखी हो गया। यदि यहाँ पर ज्वालामुखी बंद हो जाता है तो ये बन जाती झील, इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी का मुंह बंद हो जाए, ठीक, यहाँ पानी भर जाएगा तो उसे बोलते हैं झील। कौन सी झील, क्रेटर है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो आपका जो लावा था वो ठंडा होकर कहाँ जम गया, पृथ्वी की सतह के ऊपर, ठीक। अब यदि बहुत समय तक उदार समय नहीं होता तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा, ठीक है। कि दोबारा कभी होने की संभावना रहती है तो सूचक ज्वालामुखी बन जाएगा। ये पता लगा कि 100 साल पहले इसमें उदार हुआ था, कभी उदार नहीं हुआ है, तो क्या बोल देंगे इससे, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी आप देख रहे हैं। और उसके साथ में होता क्या है, ये तो आपका मैग्मा यहाँ जमा हो गया, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, यहाँ धूल के कण कंडेंसेशन करती है, उन्हें कहा जाता है न्यूवी आर्डेंटे। क्या बोलते हैं, न्यूवी आर्डेंटे। न्यूवी आर्डेंटे में क्या होता है, गैसें होंगी यहाँ पर और जलवाष्प होती है, ठीक। उसके अलावा छोटे बड़े धूल के कण होते हैं, इसमें होता है। तो ये बड़ा ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी उदार होगा ये, ठीक। तो यहाँ तो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें कहलाती हैं भूकंप की तरंग। तो पहले हम आपको पढ़ाते हैं भूकंप के बारे में, बाद में पढ़ाते हैं आपको हम ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। तो ये चाहे लोग बना भी लीजिए, ये बहुत काम के लिए है। जब कहीं पर डाउट भी 1% किसी को हो तो आप अच्छा पूछ सकता है, सर ये बात समझ में नहीं, ठीक है। देखिए जब तक आप लोग हमसे पूछोगे नहीं, अगर हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक, 2-3 बार सर ये बात समझ नहीं सकता, 1 बार 2 बार 3 बार संकोच को हटा दीजिए, ठीक। मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपको आता सोचो सर मैं ठीक डरे इनको, अरे नहीं बिल्कुल धार जैसे बच्चों को डांटते हैं हम लोग हंसते, उसी प्रकार समझिए कि बच्चा हमारा है, तभी आप बोल पाओगे किसी के सामने, तो डर लगता है, ठीक। और ये बताया आपको कक्षाएं आपकी एकेडमिक नहीं है, जो कंपटीशन की है। बना लिया, जंग बना लीजिए, ठीक है।
तो प्लेटें दो प्रकार की देखा, सारी प्लेट नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसे नीचे जाती है ऊपर, और ये गलना इस तरह चलती जाती है, इस प्रकार ऊपर चलती जाती है। ठीक है। अब देखिए सारी प्लेट कहाँ आ रही है, इसकी प्लेट के नीचे आ रही है, तो इस भाग क्या होगा, ऊपर उठ रहा है। आज भी उठ रहा है इस भाग, जब इस भाग ऊपर उठेगा तो सागर क्या होगा, सागर बढ़ेगा। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं, आज की डेट में देखा जाए तो सागरों का आकार क्या हो रहा है, इतने महाद्वीप ऊपर उठ रहे धीरे धीरे, तो सागर आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, यही सिद्ध कर रहे हैं प्लेटेट सिद्धांत, जो बता भी रहा है, सिद्ध भी कर रहा है, प्लेटें चल भी रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपको करना है, सब प्लेटें चलती क्यों, चलाता कौन है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था हमसे, है ना। आप कहते प्लेटें मूवमेंट कर रही है, चल रही है, प्रकार से ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। तो पूछो कि कौन पढ़ाता है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, सर बताइए आप बार बार कहते हो प्लेटें घूम रही है, मूवमेंट जो है कौन जो घुमा रहा है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए आप लोग, तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं पहले बात समझिए, क्वेश्चन बनाइए, हमसे पूछिए आप लोग, सर ये बात ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेटें आप अपने आप घूम रही है। जैसे एक व्यक्ति चलता है तो नहीं चलता, उसके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी चलते हो। चलिए आंसर मिल जाएगा आपको, उसका नोट कर लिया, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, जैसे डायग्राम बना लीजिए। ठीक, कहाँ बातें मैंने बता दी आपको। ठीक है। तो पहले पढ़ना आपको है भूकंप, भूकंप। अर्थक्वेक, देखिए सब लिखा यही समझना, भूकंप, है ना। एक का भूमि क्या होता है, दूसरा पृथ्वी, कंपन कांपना या कंपन। अब कोई चीज कंपन कब करता है, जब वहां से ऊर्जा रिलीज होती है ना, जब वहां से ऊर्जा, जैसे आप एक ले लीजिए स्प्रिंग, किसी छोड़ दिए उससे आवाज आती है आपको कंपन, उसी प्रकार। ठीक है। जब यहाँ से ऊर्जा, पहले का मतलब ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी को हिला के रखे, उसे क्या बोलेंगे हम, भूकंप है। नोट करिए, वह ऊर्जा जो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न कर दे, वह ऊर्जा जो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न कर दे, उसे भूकंप कहते हैं। और यह क्रिया तीन प्रकार की तरंगों के द्वारा, यह क्रिया तीन प्रकार की तरंगों के द्वारा होती है। अब देखिए भूकंप के कारण कैसे हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, भूकंप के कारण। तो बेटा बताएगा हमें, एक तो आपको बता दिए हैं। देखिए दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, एक तो आपका प्राकृतिक कारण, और दूसरा क्या होगा,
मामूली कर, तो ऐसा बता सकते हो इससे प्राकृतिक बताइए कौन सा बताएगा? प्राकृतिक कारण बताइए इससे भूकंप आता है। प्लेटों का। वेरी गुड, अभी तो बताया आपको, प्लेटों को आपस में टकराव है ना, टकराएंगे तभी तो भूकंप आएंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? प्लेटों का अभिसरण, या अपसरण, दोनों बातें लिखना। अपसरण होगा तब भी, अपसरण होगा तब भी, अभी समझा देंगे इससे। दूसरा कारण बताइए आप, ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी। तीसरा बताइए, तीसरा कोई कारण है कोई? भूस्खलन, क्या बोलेंगे? भूस्खलन। आप देखते हैं ये सोचिए पहले भूस्खलन क्या होता है? एक पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, बरसात हुई, कहीं उसमें मिट्टी दब गई, तो पूरे पहाड़ क्या हो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ठीक, कई किलोमीटर नीचे थोड़ा सा मतलब आ जाता है, उससे क्या होता है पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। प्लेटों को बता दिया मैंने आपको, ये समझिए जैसे प्लेट, एक प्लेट आपकी है, दूसरी प्लेट भी आपकी है, ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं, दोनों टकराव होगा, ठीक है, तो कंपन उत्पन्न होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल। ये टकराया भी आपस में, या फिर नहीं टकराएंगे तो क्या हो सकता है? एक प्लेट ये हमारी है, दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी। जब इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो होगा क्या? ये ऊपर चढ़ जाएगी तो यहाँ बहुत बड़ा पानी क्या होगा, जल यहाँ का समाप्त हो जाएगा। यहाँ ऊपर क्षेत्र हो गया, जल कहाँ जाएगा? भागेगा दूसरी तरफ, यहाँ जब भागेगा, ठीक, तो बहुत मात्रा में जल यहाँ पर आएगा, जब आ जाएगा यहाँ पर जाएगा कहाँ, वापस जाएगा वो, तो इसे उत्पन्न होती है सुनामी। उत्पन्न होती है सुनामी। सुनामी जापानी शब्द पूछा था सवाल। सुनामी का मतलब होता है समुद्र में लहरें उत्पन्न, ताकि उत्पन्न होती है, ज्वार भाट आते हैं, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं देते। अगला देखिए, ये तो आपका अपसरण हो गया। अपसरण कैसे होता है? एक प्लेट याद कीजिए, ठीक, इनमें दोनों तरफ टिकाव उत्पन्न हो गया, तो होगा कैसे? दरार पड़ जाएगी। जैसे इसको हम एक इधर पर खींचिए, इधर खींचिए हम, तो आपके इतना बल होना चाहिए, तो क्या होगा? ये बीच से कहीं से टूट जाएगी, है ना। तो जब इधर पर ये टूट जाती है, जब टूटती है तभी पृथ्वी हिल जाती पूरी है, तभी आपके ये कारण। तो इतने कारण है, प्लेटों का अपसरण होगा या अपसरण होगा, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार, तीसरा आपका भूस्खलन। अच्छा ये भैया जब बताइए आपको, मानव द्वारा सारे बच्चे जानते हैं, क्या मानव ऐसी क्रिया कर सकता है जिससे भूकंप उत्पन्न हो जाए? कौन बताइए? मिसाइलों का परीक्षण इतना कारगर नहीं है, परमाणु परीक्षण कह सकते हो आप, ये पृथ्वी ही जाती पूरी, क्या कह सकते हो? परमाणु परीक्षण कह सकते हो, है ना। मिसाइलें नहीं कहा जा सकता, परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण। और दूसरा कारण चीन ने करके दिखा भी दिया है। चीन ने डैम बनाया है, क्या बोलते हैं, थ्री जॉर्ज, है ना, तो क्या नाम है? चीन ने बनाया बांध। यूपीएससी ऐसे पूछता है, ठीक है, क्या पूछेगा? ठीक है,
भूकंपीय तरंग के उत्पत्ति का कारण प्लेटों का अपसरण या अपसरण है। दूसरा पूछेगा भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न का मुख्य कारण बांध भी हो सकते हैं। तो आप लोग सहमत है नहीं सहमत है? हाँ, ये यूपीएससी का सवाल है ना। बांध क्या भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करने में कारगर है नहीं है? जो मैंने क्वेश्चन बोला दोनों ऑप्शन सही है, बांध भी है। कैसे सुनिए आप, ठीक है। और चाइना ने एक बांध बनाया थ्री जॉर्ज, उसकी वजह से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है कुछ कम हो गई है। समझ लीजिए, पृथ्वी की घूर्णन गति क्या हो गई है? कम, कुछ पॉइंट सेकंडों में कम हो गई है। समझ लीजिए आप। अब मान लीजिए बहुत बड़ा डैम बना दिया गया, बहुत बड़ा बना दिया गया, डैम बना दिया गया। इसमें क्या भरा जाएगा? जैसे भरेंगे हम पानी भरेंगे ना, यहाँ पर जल भरेंगे, तो जल भर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, आप बताइए इतना बड़ा डैम बनाया गया जिससे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी कम हो गई है। ठीक है, अब तो इतना जल भर दिया जाएगा, इसका भार जो होगा कहाँ जाएगा? तो कहाँ लगेगा? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी लगेगा यहाँ पर। ये है कहाँ पर? ये क्रस्ट पे है। ये जो आप देख रहे हैं जल कहाँ भरा जा रहा है? ये जो जल भरा जा रहा है, बांध कहाँ बनाए जा रहे हैं? इसको बनाया जा रहा है ना, बांध बनाए जा रहे हैं क्रस्ट पे। हमारी क्रस्ट हमारी है क्या? ये प्लेट है। तो ज्यादा मात्रा में जल भरा जाएगा तो क्या होगा इसमें? ये नीचे दब भी सकती है, उसके मूवमेंट में परिवर्तन आ सकता है। कैसे हो सकता है? यहाँ पर कमजोर हो, यहाँ पर धस जाए, ऊपर से आप ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए। ठीक, ध्यान रखना यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है जिससे आप सोच ले सकते हो। और बांध क्या अंतर है? बांध तो बहुत आपने देखा, छोटे मोटे बांध, बड़े बांधों की बात करता है। ऐसे कथन जान करके यूपीएससी एग्जाम पूछता है कि जो बच्चे तैयारी नहीं करते वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मानो तो दो देखिए आपने, कौन कौन से? एक तो परमाणु परीक्षण, दूसरा आपने क्या देखा? बांधों के द्वारा ठीक भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो सकती है जब प्लेटों में परिवर्तन होगा। तो ठीक की बात ध्यान रखना, मैं समझा दिया, आप लिख भी सकते हो, दूसरा बात है। ठीक, और चीन ने कौन सा बनाया है? थ्री जॉर्ज। ये डैम बना रहा है, इसमें सवाल पूछे आ सकते हैं। थ्री जॉर्ज क्या है? क्या इसके प्रभाव है? क्या इसके नुकसान क्या है? इस सवाल से बना देता है। तो आपको पता करंट का सवाल भी है और भूगोल का भी है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है। ठीक, मैंने बात किया कि बांधों के द्वारा ठीक भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो सकती है। ये नहीं कहा गया 100% उत्पन्न होगी, मैंने क्या कहा? उत्पन्न हो सकती, मैंने बात की। ठीक है, यदि ये घटना घट जाए, ठीक, ये प्लेट नीचे धस जाएगी तो एक प्लेट के ऊपर रह जाएगी, है ना? तो क्या होगा? ऑटोमेटिक तरंग उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी मूवमेंट में कमी ज्यादा हो सकती है उसके दबाव से, तो इससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी नहीं, उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता हो। ठीक है, अभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं ये बात हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? प्राकृतिक कारण क्या है और या तो मानवीय कारण क्या, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, ये अर्थ हो गई। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेट है, क्या है?
ये आपकी प्लेट हो गई, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, टकराई। ठीक, जहाँ पर टकराती हैं दोनों प्लेटें, ठीक है, और वहीं से कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक, जहाँ पर टकराती उसे कहा जाता है फोकस। क्या बोलेंगे हम? ये आपका हो गया फोकस। लेकिन जब टकराएंगे तरंगें उत्पन्न होगी सीधे 90 डिग्री पे, ये पूछा जाता है कितने पे? 90 डिग्री से कहा जाएंगी पृथ्वी की सतह। जो तरंगे जा रहे हैं, इस तरंगे हालांकि ऐसे नहीं होती, इस प्रकार से होती तरंगे हैं, तो आप दिखा सकते हो क्या करती है। ठीक, तो सबसे पहले पृथ्वी की जहाँ पहुंचती उसे कहा जाता है ईपी संख्या। ध्यान रखना, पूछा था सवाल है, क्या बोलेंगे? ईपी संख्या। ईपी सेंटर, ईपी सेंटर क्या हो गया? वो स्थान जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न होते उसे क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, 11 बनाइए आप, वीडियो दिखाते हैं आपको फोकस पे रखना है। ये प्रेक्षक का अक्षरण भी हो सकता है और अक्षरण भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ये दूरी जो है कम की जाता है। ठीक है, जैसे पृष्ठ की ओर होगा, ठीक है, तो वो तेजी तरंगे निकलेंगी, जितने गहराई में होगा तरंगे तो वहां का क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कहने का मतलब जहाँ पर भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है सबसे पहले उसे क्या बोलेंगे? फोकस। यानी कि जिस स्थान पर भूकंपी तरंगे, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोकस। ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है कथन कांड में, यूपीएससी में। ठीक, आप क्या लगाओगे? सेंटर। ठीक, सेंटर नहीं होता, केंद्र नहीं होता है, वो दिया नहीं होता केंद्र, लेकिन अब आपने लिखिए पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? दो बार क्वेश्चन ले लिया आप लोग। जहां पर सबसे पहले भूकंप टकराई, ठीक है, तो यहाँ पर तरंगे उत्पन्न होंगी। जैसे दो पार्ट टकराते आपस में, दो कोई पार्ट ले लीजिए, टकराते हैं तो क्या होता है? तरंगे उत्पन्न होती है, जो आपको सुनाई देती है ना, आपको दिखाता तो है टकराते हुए, लेकिन जो सुनाई देता है वो क्या है? तरंगे हैं। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, है ना, आप आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन जब तक यहाँ तरंगे निकल रही हैं, ठीक, वो आपके काम हो जाते हैं, उससे आप अनुभव कर रहे हैं कि तरंगे कहाँ से आ रही है? बोर्ड के पास। इसी प्रकार जहाँ तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे क्या बोलते हैं? फोकस। और जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं?
एपिसेंटर। आप बोलिए फोकस से, फोकस से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फोकस से सीधे समकोण, समकोण या बराबर मिलने 90 डिग्री। हाँ क्या लिखे? हाँ, फोकस से सीधे समकोण या 90 डिग्री पर एपिसेंटर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 90 डिग्री या समकोण पर अधिकेंद्र होता है। क्लियर हो गई बातें? पहले का मतलब जहाँ तरंग उत्पन्न होगी सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सीधे 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि इधर मुड़ जाए इधर मुड़ जाए, मुड़ेंगे नहीं किसी तरह, तो सीधे कहाँ जाएंगे? 90 डिग्री जाएंगे। ठीक, और वो कहाँ होगा? पृथ्वी के जहाँ पर वो होगा। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर तो इधर भी हो सकता है, तो 90 डिग्री हो गया, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी जा सकते हैं। क्लियर? जब ये तरंगे यहाँ पर पहुँच अनुभव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से पूरे पृथ्वी में गमन करते हैं। ठीक, अब ये देखते हैं कौन सी तरंगे कहाँ जाएंगी। ठीक, क्योंकि सबसे पहले तो पहुँचेगी यहाँ, क्या बोलेंगे? उस प्राइमरी। ठीक है, तो ये तरंगे तो पहुँचती है इस प्रकार से, इस प्रकार। तो तरंगे जो होती हैं पहले जाएंगे सतह पे और फिर पृथ्वी के पूरे भाग में फैल जाती हैं। तो नोट करिए आप, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ऐसे चार्ट बना लेना, ज़्यादा लिखना नहीं। तो पढ़ा हुआ कौन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो आपको डालने का मतलब थोड़ा बहुत आप लोग वर्क का क्या आया है ना, अभी तो आनंद आएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो, है ना। तो मैंने कहा था ये तो होती प्राइमरी हुई, प्राइमरी। इसे बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, या इसे बोलते हैं या पी तरंगे। ध्यान रखना, पी तरंगे। प्राइमरी वो बोलेंगे या प्राथमिक तरंगे बोलेंगे या बोलेंगे पी। दूसरी जो होती है इसे बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी। हिंदी बोलेंगे द्वितीय तरंगे या यस तरंगे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस तरंगे। तीसरी जो होती है ये कहा जाता है इनका नाम तो विशेष एक वैज्ञानिक है, एच.जी. लव। क्या नाम का है? एच.जी. लव। उन्होंने बताया इसके बारे में कि इसमें यंत्र शब्द है, ठीक है, इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है, पूछा जाता है। ठीक, जो एच.जी. कहाँ चलेगा? क्या पे? चलिए, तो ये वैज्ञानिक एच.जी. लव इन्होंने खोजा था, इसलिए क्या बोलते हैं इसे है यंत्र।
केंद्रित करेंगे। और यह तरंगे हो गई, या इसका नाम है धरातली, ध्यान रखना, धरातली तरंगे। क्योंकि धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है, ठीक, और केवल धरातल पर ही रहती है, ठीक है। तो अभी धरातल पर आएंगे वही खतरनाक होगी। तो यहाँ नोट करेंगे आप सीधे, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, देखिए। अब ये पूछा जाता है, अच्छा देखिए पहले हम देख लेते हैं कितनी 4 से पता लग जाएगा तो हम शायद क्वेश्चन बन जाएगा। तो 4 जो होती है 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये होती है पी तरंग की चाल 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनकी होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनकी होती है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यहाँ 2 सवाल बन जाते हैं, ठीक। एक सवाल ये बन जाता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंगें आएंगी, आप बताइए। आपको पराबैलिक क्यों आएंगी? आप बताइए कौन सी आएगी? रात्रि। इन्होंने आंसर सही दिया लेकिन खैर नहीं, जब आपको क्लियर, देखिए आपने हम तब मान लगाया होगी, जब आपको ज्यादा क्लियर होंगे तो आप सबसे लड़ जाओगी, है ना। जैसे कि आपके हाथ में पेन है, ठीक, बाद में कुछ और तो आपको क्या नहीं, पेन नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इनकी चाल कितनी है, 4 इतनी चाल ज्यादा होती है, 14 कर सकता है, ठीक है, 14 कर लेंगे। आप बताइए, देखिए जिसकी चाल सबसे ज्यादा है वो जल्दी नहीं पहुंचेगा, सिंपल सी बात है भाई। हम दौड़ते हैं 4 से 14 किलोमीटर सेकेंड, आप दौड़ते हैं 6 सेकेंड, और दौड़ते हैं, आप दौड़ते हैं, तो सबसे आगे कौन निकलेगा? चाल ज्यादा होगी। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक। तो भूकंपी तरंगें जो होती सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएंगी? यदि चाल ज्यादा है। जो रखना क्या है, एक दूसरा तीव्रता पूछा जाता है, ठीक। तीव्रता से किसकी होगी? सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, ये सब पूछा जाता है। तो तीव्रता कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हो जाए कितनी तरंगों की तीव्रता, फिर तरंगों की, फिर इसमें बहुत सवाल बन जाते हैं इसी पर। ये फिर से बना देता है कि यह तरंगों की अपेक्षा इन तरंगों की तीव्रता कम होती है, या ऐसे बोल देगा यह तरंगों की अपेक्षा इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है ना। ध्यान रखना, पढ़ा सब कुछ है लेकिन वहाँ आप हल नहीं कर पाओगे जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम यही बात बताना चाहते हैं कि अपने आप तक आपको ब्रेन जो है इसको इम्प्रूव करिए, अपनी क्षमता बनाइए सोचने की। कोई चीज़ है तो कैसे है, क्यों है, ये सोचना स्टार्ट कर दो कि कैसे है, क्यों है, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके सबसे ज़्यादा गुरु हो जाएंगे, आपकी बिक्री हो जाएगी। ये बात हो गई। यहाँ अगला एक पॉइंट लिखिए, देखिए ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले, ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरा पॉइंट, ये तरंगे, एक का मतलब की तरंगे, ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संचरण करती है,
तीनों अवस्थाओं में संचरण होती है, संचरण या चलती है। अब कोई भी तरंगे, हम बातें कर रहे हैं, तरंगे तो निकल रही है, थोड़ी तरंगे निकल रही है। कोई भी ऐसी तरंग जो ठोस में भी चले, द्रव में भी चले और गैस में चले, तो कैसी तरंगे होती हैं? ऐसी उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। नहीं पढ़ा है? किसी ने पढ़ा होगा चैप्टर ये साउंड धुन तरंगे पढ़ा है? कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्यान रखना, ये पूछता है तो ये कैसी तरंगे हो जाएंगी आपकी? अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। इस और कई बार पूछा गया, ये कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे। मतलब लीजिए अनुदैर्घ्य तरंगे। और धुन तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो पहले एक तरंगे उदाहरण है, दूसरे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश तरंगे कैसी है? ध्यान रखना, ठीक है, पास से प्रकाश, पास से अनुप्रस्थ। ठीक है, आपको बच्चा बताएगा तो फिजिक्स पढ़ा ठीक से, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे पहचानेंगे? हाँ नहीं, वो तो मैं बताया, मैंने कहा ऐसी तरंगे जो ठोस द्रव में तीनों अवस्थाओं में संचरण करती हैं, उस बार तरंगों को कहते हैं अनुदैर्घ्य कहते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि आपके कानों तक आ रही है ना? तो क्या ध्वनि सीधे भाग की वजह से आ रही है या इसके कण कोई गति करते हैं? हाँ, समझ लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, तो यहाँ से कण चलते हैं, ऐसे चलते हैं, दिशा के समानांतर चल रहे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के जो है कण होते हैं। ठीक है, जैसे भाई यहाँ से बोल रहे हैं, आपको ध्वनि आ रही है, कौन ले जा रहा है? यहाँ धूल के कण है, तो हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं, वहां तो ले जा रहे हैं, दूसरे से कंपेयर करके। इसलिए कहा था ध्वनि तरंगों में ऊष्मा होती है, तो आप पूछा था पीछे से कई बार, आप उठा कर देखिए पेपर, ध्वनि तरंगों में क्या होती है? ऊष्मा होती है। सीधे पूछा है ध्वनि तरंगे ऊष्मी होती है क्या? होती है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, तरंगें उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, लड़ते हैं, आप जब लड़ते हैं तो क्या होता है? होता है मैंने उसमें ऊष्मा उत्पन्न, तो ध्वनि तरंगे कैसी है? ऊष्मी तरंगे। लेकिन जो यहाँ पर गया दो कुर्सी अनुप्रस्थ होती है, वो ऐसे नहीं चलती है, वो ऐसे चलेंगे ऊपर इस प्रकार से, दिशा तो ये हमारी है, चलेंगे लंबोर इस प्रकार से ऐसे। ये डायग्राम देखो, अब आपने इंटर पढ़ा होगा, है ना? ये कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे। ये तरंग किधर जा रही है? अपनी दिशा में जा रही है। कण कैसे चल रहे हैं? लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगों के जो तरंग के कण होते हैं, दिशा के क्या करते हैं? लंबवत। अब बात समझ लीजिए, जैसे हमें गेट तक जाना हो, अब हम पहले इधर जाए, यहाँ तक ऐसे जाए, फिर यहाँ पर हम जा किधर रहे हैं? जा रहे दिशा में, दिशा कैसे रहे हैं? लंबवत चल रहे हैं। हमें इधर जाना चाहिए ना, सीधे इस प्रकार से, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये होती है अनुदैर्घ्य होती है, ये अपनी दिशा के समानांतर चल रहे हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। जब डिटेल से पढ़ोगे ध्वनि तरंगे चैप्टर फिजिक्स का, तो वहां पर क्लियर होगा। यहाँ क्या नोट करेंगे? ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी की सतह पर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे का। इसे सवाल बन गया आपको, ठीक है? अब उधर जाइए आप,
आप देखिए यहाँ पर तो देखिए ख्याल तो आपको पता ही हो गया। ठीक, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, ये दोनों किस तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। देख लीजिए, यस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ ये अनुप्रस्थ तरंगे। और ये भी अनुप्रस्थ तरंगे, ध्यान रखना। सवाल यूपीएससी यही पूछ लेगा। कैसे पूछेगा? सुन लीजिए हमारी बात, हम सब बोलते वही कभी कभी पूछ लेता हूँ। सीधे पूछेगा, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे अपनी दिशा के लंबवत गति करती है। ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग ये पढ़ लेते हैं तरंगे तो उसमें चलती इधर उधर के काम खत्म। यहाँ से काम खत्म है, यहाँ से काम स्टार्ट होता है फिर से। ठीक है, तो ये कह जाएंगी अपनी दिशा के लंबवत चलती है, ये कह सकती है दिशा के समानांतर चलती है। कहाँ चलेंगी? समानांतर। ये सब बातें सीखो आप। ठीक है, तो ये कह सकती है दिशा के लंबवत। नोट कर लीजिए। तो ये तरंगे कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन इनके कण, इनके यानी कि इन तरंगों के कण, इन तरंगों के लिखे या इस तरंगों के या इन तरंगों के या इन तरंगों के कण अपनी दिशा के लंबवत चलते हैं। ये भी लंबवत चलते हैं और ये भी लंबवत चलते हैं। क्लियर हुआ? तमाम प्रकार के आप सवाल यहाँ से बना सकते हैं। मैं तमाम बातें बोल दी, हल्का सिखा नहीं सकते आप लोग, है ना? तो मुझे नोट नहीं कर सकते हो, जब नोट अपनी बनाना तो तमाम प्रकार के यहाँ तमाम नंबर डाल के पॉइंट आप देख सकते हैं, मतलब आप बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ चलेंगी, जब कहाँ चलेंगी? केवल द्रव में कहाँ चलेंगी? ध्यान, द्रव वाले भाग में वही है आपको दिखाई देंगे बाकी। ठीक है, पहले का मतलब केवल द्रव में करती है। ये कहाँ करती है? द्रव गैस। अगला लिखिए, इन तरंगों की तीव्रता का घटता है। इन तरंगों की तीव्रता का घटता है। घटता क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? पी तरंगे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यस तरंगे। उसके बाद यस तरंगे। तो सबसे ज्यादा तीव्रता पी तरंगों की, उससे कम यस तरंगों की, सबसे कम यस तरंग। आगे नोट कर लीजिए, ये तो तीव्रता हो गई। अगर देखिए तरंग दैर्घ्य, ये भी पूरा था। तरंग दैर्घ्य घटता है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? यह तरंगों की, उससे यस, उससे पी।
इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, हल्का जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसकी जिसकी तीव्रता अधिक होती है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है ना। और सबसे ज्यादा किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग की। आप देखते रहिए जो खतरे के चिन्ह लगाए जाते हैं लाल के बनाए जाते हैं, ट्रैक्टर पर लिखते हैं लाल से, झंडा लाल से लगाए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ खतरा लिखा होता है 4 जो लाल। उसके अलावा आपको बता दें जो रात में प्लेन उठ के देखते हैं आप लोग, टेबल लगा होता है लाल, क्योंकि रात पता नहीं चल पाएगा हम लोगों की एकदम की उनको, हमको भी नहीं कहा होगा, उनको भी नहीं दिखेगा। और जो एरिया में खामोशी है डरना है, वहाँ मकान बने हैं उनके मकान के ऊपर लाल बल्ब लगवाए गए हैं ताकि ऊपर से पता चले यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ हमें नहीं उतारना है, मुझे पता चलता है। ये बात हो गई। उसके अलावा जब ट्रेन में बैठते देखते हैं है ना, लाल लाइट लगाई जाती है कि दूर से दिखाई देती है ना, तो उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये होता सबसे ज़्यादा होगा उसका पूरी कर देंगे हो जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे यह तरंगें जो हैं, यहाँ ये तरंग हो गया एक पॉइंट। इनकी खोज वैज्ञानिक ने की थी, इनकी खोज वैज्ञानिक ने की थी। इनकी खोज वैज्ञानिक ने की थी और उसी के क्या बोला था, इन्हें यल तरंगे कहा जाता है, ये के नाम पता है। ठीक है, और ये धरातली भी कहा जाता है। अगर आपको ये तरंगे धरातल पर सबसे, ये तरंगे धरातल पर दोनों तरंगों के बाद पहुंचते हैं, दोनों तरंगों के बाद, कहने का मतलब सबसे लास्ट में यही पहुंचती है। क्यों, क्योंकि इसलिए सबसे कम। अच्छा बात कर लेते हैं, तो तीनों तरंगे तो हो गई अलग, सबसे खतरनाक कौन सी इसमें, अपना आप देखिए सोच के बताइए, दिमाग लगा है सबकी चाल आपके सामने लिखी हुई है। ठीक, अब चाल से पता चलता है देखिए, एक बार सोचिए बताइए। क्या बताएगा, यह तरंगे मिलता है। आप लोग की तरंगे, आप कैसे बच्चे बताएं जरा हमें, अपनी बात कह दीजिएगा आपको, वो खतरनाक है। मतलब पहले पहुंचना खतरनाक कैसे कह सकते हैं, और कोई ऐसा बताएगा, आंसर तो सही आ चुका है, एक बच्चे ने बताया इस लाइन। ठीक है, उन्होंने बताया है यल तरंगे, ये पूछा भी जाता है इन तरंगों में सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी है, यल तरंगे। अब क्यों बात सुनिए हमारी, जैसे मान लेते हैं ये दरवाजा लगा हुआ है, ये शीशा लगा है ना, यहाँ से खड़े होकर के ये बंदूक से ऐसे गोली मार दिया जाए तो क्या होगा, इसमें शीशा टूट जाएगा, इसमें छिद्र हो जाएगा। हाँ, आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे है ना, तो जब बंदूक से गोली मारेंगे तो क्या होगा, उसमें ऐसे छिद्र हो जाएगा, शीशा टूटेगा, कहने का वहाँ नुकसान कम होगा। लेकिन हम यहीं से खड़े हो गए, पत्थर उठाए धाड़ से मारते हैं वहाँ, तब शीशा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सहमत है आप लोग, बस वही कारण है, बात समझिए हमारी। इनकी चाल इतनी तेज है, ठीक है, ये आपने देखा होगा खेल देखते आप, गिलास है उसके ऊपर एक पन्नी रखी, उसको अंडा रखते हैं है ना, वो ऐसे पन्नी हटा लेता है,
अंडा पानी में गिरता है ना, और पन्नी हट जाती है वो, तो क्या वो पन्नी ऐसे धीरे धीरे हटाए तो अंडा कहाँ जाएगा, साथ में चला जाएगा। कहने का मतलब पन्नी इतनी तेज हटाता है वो, अंडा समझ नहीं पाता है हमें करना क्या है, तो घट जाती है, अंडा गिरता है पानी में है ना। उसी प्रकार ये तरंगे इतनी तेज आती है कि निकलते तो बिल्ली के ऊपर होकर, तो बिल्ली को पता नहीं चल पाता, आई शक्कर निकल गई ठीक। लेकिन जब ये चलती है ऐसे से धीरे धीरे, तो क्या करेंगे, बिल्ली को उनको गिरा देते हैं, तो बिल्ली क्या होगी, हिल जाएगी है ना। ध्यान दीजिए आप, ठीक। कहने का मतलब इसकी स्पीड इतनी कम है कि जब चलेगी धीरे धीरे ऐसे चलती है, जैसे हाथी चलता है चलते हुए, देखा है ठीक, ऐसे चलता है तो बिल्ली को हिला देती है, बिल्ली को गिर जाती है। लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, इसमें कोई हमारा खतरा नहीं है, ये विनाशकारी नहीं है, ठीक है। अब ये इनकी स्पीड कम है, ये धीरे धीरे चलती है, बिल्ली गिराने को मौका देती है, बिल्ली गिरने का मौका देती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक। क्लियर हुआ, खतरनाक क्यों है आपको पता चल गया होगा। ये देखिए विकसित आप क्यों कैसे जानना जरूरी है, हम बार बार फोकस करते हैं क्यों कैसे जान लिया है ना, तो हम बोलते सारी बात बता देते हैं आपको, हमारी बात ध्यान से सुनिए जो सब निकलते हैं। मैंने क्या कहा, ये तरंगे सबसे खतरनाक क्यों, तो जब चलती है गति करती है गति बहुत धीमे होती है, ठीक, धीमे होती बिल्डिंग को पूरा गिरा देती है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, वो पता नहीं चल पाता है कि कब आई कब गलती पर थे। इस बात सबसे पहले कौन पहुंचती है, यही पहुंचती है। क्लियर हुआ, चलिए तो यहाँ लिख लीजिए, यह तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे हैं, ये यहाँ ये तरंगे सबसे विनाशकारी हैं। क्लियर, इतना जानना आपको। आगे बढ़िए, जो ये सब पढ़ा रहे हैं आपको, तो कैसे पता लगाएंगे, कोई तो यंत्र होगा भाई, यहाँ से 100 किलोमीटर नीचे हमारी प्लेटें टकरा रही हैं, तो पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है ना। तो भाई कैसे पता चला कि भाई सुनामी आने वाली है, तो चेन्नई के वाटर पे लोग रहते हैं या पश्चिम घाट भाग जाओ, तूफान आने वाला है, उसी प्रकार ठीक एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, नोट करिए पहले सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कई शब्द यहाँ पे हैं, एक होता है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी है ना, निकाल देंगे इसमें, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन, इसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो सिस्मोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम, भूकंप का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अगला है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, और सिस्मोग्राफ में तो क्या हो गए, तीव्रता, तो आपका गलत आंसर है, तीव्रता यहाँ कहेंगे तो हम फिर वेक्टर स्केल क्या पढ़ेंगे,
मार्केज क्या करेंगे, है ना, समझ गए आप। तो ये सिस्मोग्राफ क्या है, ये यंत्र है, इससे भूकंप की तरंगों का पता लगाया। क्लियर, देखिए यहाँ एक यंत्र है जिसकी सहायता से भूकंप की तरंगों का पता लगाया। और अपने भारत में कितने सिस्मोग्राफ लगे हैं, 5 स्थानों पर तो बच्चा बता सकता है, ये 5 स्थान, ठीक है। इन्हीं जगह पर सिस्मोग्राफ लगाए गए हैं, बताते हैं भूकंप के बारे में। एक ही का मतलब दिल्ली आता है, एक दिल्ली में लगाया गया है, दूसरा देहरादून, तीसरा आपका कोलकाता, चौथा आपका पुणे, पांचवा मुंबई। ये बातें ध्यान रखिए, ठीक है। 5 जगह ये सिस्मोग्राफ लगाया गया है। दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, पुणे और मुंबई। हाँ, ये लगाए गए हैं, ये भूकंप के बारे में पता देते हैं कि भूकंप जो है कि किस क्षेत्र में आया है। तो बाद में पता लगाते हैं आने के बाद उसका फोकस कहाँ है और उसका एपिसेंटर कहाँ है, ठीक है। और लेकिन तीव्रता बराबर होती है तो कोई भी देश उसको बराबर बताते हैं। ये जापान में है, भाग बताएंगे पूरे कितने रिएक्टर पे है, अमेरिका और बताएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला लिखिए 3 नंबर पे आप मार्केलिस के, मार्केलिस एक मार्केलिस स्केल है, ये आप लोग खूब पढ़ा होगा, रिक्टर स्केल। और हम इसका संबंध भूकंप से है ना, वनडे एग्जाम बहुत मजा आता है, अक्सर पूछता वनडे एग्जाम, लेकिन आज उसके बारे में भी जानना है। जो मार्केलिस स्केल होता है ना, जैसे आपके बुखार आता है ना, तो क्या करते हैं आप लोग, डॉक्टर पास जाते हैं, उसके प्रकार थर्मामीटर होता है, होता है और यहाँ इसके अंदर एक करो बड़ा होता है, यहाँ इसे पारा करते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते पारा, और ये पारा जो हमारी धातु मेटल है, जितनी धातु सब ठोस अवस्था में है ना, जितनी धातु ऐसी है सभी ठोस अवस्था में, एक धातु ऐसी जो हमेशा द्रव अवस्था में, इसका नाम पारा कहिए या मरकरी कहिए या पारक कहिए, क्लियर। जैसे आपके बॉडी में ये भाग लगाया जाता है, इधर कनेक्टर नहीं रखा है ना, जैसे आपके बॉडी में ये भाग लगाता है, यहाँ बॉडी का टेम्परेचर पाकर ये भाग लगता ऊपर है, यहाँ पर लड़के आ गया तो बोले कि भैया आपकी बॉडी का 90.86 फारेनहाइट है या डिग्री सेल्सियस तापमान है। उसी प्रकार ये सिस्मोग्राफ लगाए जाते हैं तो उनमें रीडिंग होती है, तो इनमें रीडिंग कितनी होती है, 1 से 12 घन, 1 से 12 तक अंक होते हैं,
तो क्या बताते हैं? तो भूकंप की देखिए शून्य होगा, तो ये क्या बताएंगे? भूकंप की तीव्रता का प्रभाव। ये बात ध्यान रखिए, तो भूकंप आया है, कितनी तीव्रता से आया है, और उसका प्रभाव क्या है, कितना विनाशकारी प्रभाव। ठीक, तो यहाँ आप लिख लेंगे, देखिए देखिए इसके द्वारा मार्किन स्केल के द्वारा, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का प्रभाव ज्ञात किया जाता है। भूकंप के प्रभाव की तीव्रता, ठीक, तीव्रता का प्रभाव, और प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो कैसा होगा? तो विनाशकारी होगा। देखो 2004 को देखा भुज में, है ना? अब इससे जाना कैसे भूकंप की तीव्रता कितने, देखिए जब आता है ये नहीं बुझाता है जितने मार्किन स्केल पर, ये बुझाता है इतने रिक्टर स्केल पे आया है। न्यूज़पेपर में देखते आप लोग हैं 7.2 रेक्टर स्केल, 2 रेक्टर स्केल, 0.5 रेक्टर स्केल का आता है। तो इसे क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। यहाँ क्या मापेंगे? तीव्रता। यहाँ क्या मापेंगे? तीव्रता का प्रभाव। और अंतर है, ठीक, क्योंकि ऐसे दोनों दे देता है वहाँ पे बोलता कि ये पढ़े तो दोनों सही बता रहा है, तो घुमा ये वाला इसमें रख देता है, ये वाला इसमें रख देता है। आप सही है, ठीक है, और कभी लगते हैं सब सवालों की किताब जाती है 55-60 मार्क की और परीक्षा, अभी तो 48 जाती है, 100 में 50% तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, 50 कर देंगे तो आगे पढ़ने जाते होते नहीं। ये बात हो गई यहाँ तक, ठीक। अब इसमें जो एक दिए होते हैं ये 1 से 9 तक होते हैं, ये लिखिए, ये सवाल में पूछा गया है आपसे, दोनों में पूछा गया। सुनिए पूछा क्या गया, मैंने कहा इसमें कितने हैं नंबर होते हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 12 तक इसमें है मार्केट स्केल में, इसमें 1 से 9 तक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये आपका स्केल हो गया, ये आपका मार्केट स्केल हो गया आपका ये, ठीक। अब भूकंप देखा गया 1 पे आया, ठीक, वो भी 1 रहेगा आपका। जैसे यहाँ 2 नंबर हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए 10 गुना, कितने गुना? 10 गुना शो करेगा, ठीक। हर अंक जो है इसके 10 गुने के बराबर होता है। कहने का मतलब जो रिक्टर स्केल में जो अंक दिए होते हैं, जो पिछला अंक होता है अगला अंक जो होगा पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता बताता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक। तो यहाँ प्रभाव कितनी होगी? 3 गुना हो जाएगा। 3 का मतलब 10 गुने 3, 5 के कितना हो जाएगा? 10 गुने 5 वाले के हो गया। तो यहाँ एक लाइन नोट करिए आप, जो पूछी जाती है। तो मैंने क्या बताया, इसकी तीव्रता जो होती है पिछले अंक की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। इसकी तीव्रता पिछले अंक की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। तो पिछले का मतलब यहाँ पर है कि जो पिछला हमारा ये वाला है, ठीक, कितना हो गया तो यहाँ हो गया, तो पिछले गुजर चुके हैं, ठीक, उसके बच्चा जो अपना होगा कितना गुना 10, यही लाइन पूछता है।
ऐसे पूछेगा भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर पिछले अंक की तुलना में अगला होकर 10 गुने से अधिक होती है। बस यही बात दिया उसने। मैंने क्या बताया 10 गुने होती है तो क्या बताया 10 गुने से अधिक होती है। तो क्या गलती तो नहीं हो गई है आपसे, होता है 10 गुना, इसे 10 गुने से अधिक होती है। बस ये पकड़ लेगा आपको, ये कथन पाठ पूछेगा क्या, ये बात है। चलिए ये बातें हो गई। अगला लिखिए, विश्व में भूकंपीय क्षेत्र क्या समय हो गया आप लोगों का? हो गया है। हाँ नहीं, वो तो बताता है तीव्रता का जो विनाश बताता है, वो बताता है कि जो भूकंप आया उसकी तीव्रता कितनी थी, ठीक उससे विनाश का प्रभाव क्या है, प्रभाव की बात करता है। प्रभाव ने कहीं नहीं सकते कितने गुना कहा गया है। देखिए विश्व में भूकंप पेटी का वितरण, दो लाइन लिख छोड़ देते हैं, ठीक मैं नहीं बनाएंगे कि वो नहीं है एक मिनट। हाँ भूकंप पेटी का वितरण, 3 लाइन के लिए लिखिए। देखिए प्रशांत महासागर के किनारों पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं। यहाँ कौन कौन देश होंगे लीजिए, क्या पता होंगे? चिली, अर्जेंटीना, अलास्का, जापान, ये सब है इत्यादि। मैं दिमाग में होगा कहाँ कहाँ आपका ये प्रधान महासागर है, तो क्या क्या लीजिएगा? जापान, जापान ले लीजिए, चिली लिख लीजिए, अर्जेंटीना लिख लीजिए, अलास्का लिख लीजिए, क्या 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 अब आप लिखिए इसीलिए प्रशांत सागर के किनारों को, प्रशांत सागर के किनारों को फायर ऑफ एस्टिक कहा जाता है। ये लाइन पूछी, इसी कारण प्रशांत सागर के किनारों को फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। फायर रिंग, फायर माने आप, रिंग माने रिंग, ऑफ माने आप, पैसिफिक माने आपका इस सागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। सीधा पूछा जाता है, ठीक है। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। ब्रैकेट में ना, इसमें भारत शामिल है, इसमें भारत शामिल है। तीसरा उदाहरण मध्य अटलांटिक, तीसरा लिखेंगे मध्य अटलांटिक पेटी में अटलांटिक पेटी में विश्व के 16% भूकंप आते हैं।
3 बेल्ट हैं पूरे विश्व में, ठीक। और यदि आपके दिमाग में पूरा वर्ल्ड का मैप होगा तो पता चल जाएगा कि मध्य अटलांटिक कहाँ है, ये सब कहाँ है, ठीक है। और उसके बीच में रह रहा भारत में जो है जोन बनाए गए हैं, तो बंद कर देते, ज्वालामुखी तो और नहीं हो पाया, ठीक, कल क्लास है, हाँ चलने लगा देते एक फोटो